नमस्कार दोस्तों, मैं रामभगत नेगी किन्नौर से आपके समक्ष आओ गाँव का विकास करें एपिसोड लेकर हम आए हैं। और जैसे कि इस एपिसोड में हम नए-नए लोगों को लाते हैं जिन्होंने जो समाज के लिए कोई काम किया हो या फिर हमारा मकसद रहता है कि गाँव को किस प्रकार से खुशहाल बनाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को लेकर। तो आज ऐसी ही हमारी शख्सियत हमारे बीच बैठे हैं जिन्होंने किन्नौर के लिए बहुत योगदान दिया है, बहुत सारी जो है उन्होंने कठिनाइयाँ भी झेली है। ऐसे ही रतन हैं जिनको हम कहेंगे कि किन्नौर के रतन आदरणीय सुश्री रतन मंजरी जी हमारे साथ आ चुके हैं और साथ में हमारे साथ मंच में साझा करेंगे पीएचडी के शोधकर्ता सपना सपना नेगी जी जो सांगला से है। मैं मंच पर पहुंचे अगर हमारे अतिथियों के साथ किसी प्रकार का संवाद करना हो, कोई प्रतिक्रिया करना हो तो खासकर हमारा जो आज का एपिसोड होगा महिला महिला सशक्तिकरण और जो महिला सशक्तिकरण के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से महिला सक्षम और आत्मनिर्भर बनना बनना चाहिए। ऐसी हम सीख उनसे सीखेंगे और समझेंगे भी उनकी जो है इतने साल की राजनीति कैरियर में इतने सारे संगठन उन्होंने संगठन के साथ जुड़े रहे तो कैसे उन्होंने झेला है। तो आदरणीय सुश्री रतन मंजरी जी हमारे अतिथि सामने मंच पर पधारे हैं तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। दीदी जी नमस्ते, आपका मंच में स्वागत है जी। नमस्ते। आपका भी आपने मुझे आप एमसीएन में जोड़ा, आपका भी धन्यवाद। हाँ दीदी जी ये हमारा सौभाग्य है, हम किस्मत वाले कि आज आपको रूबरू देख रहे हमने। मैं भी अपनी लाइफ में एक या दो बार आपको मंच में कहीं पीओ में देखा है। उसके बाद सामने कभी नहीं मिला क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटा था। आज यहाँ पर पूरा किन्नौर आपको देखेगा और आपसे जितनी आपने किन्नौर के लिए मशक्कत किया उसके बारे में जानेंगे और महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में जानेंगे कि महिला कैसे सशक्तिकरण बने, कैसे आत्मनिर्भर बने और उनके अंदर में जोश उत्साह आप जरूर जगाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सपना जी आपका एमसीएन फेसबुक पेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हार्दिक आभार सर, सबको शत शत नमन। आपकी दिली तमन्ना थी कि जो है आदरणीय जो है रतन मंजरी के साथ जो है रूबरू हो और उनके लिए आपने बहुत बेहतरीन एक कविता भी लिखी, हम बीच में आप सुनेंगे भी। तो आपकी तमन्ना आज पूरी हो गई तो कैसा लग रहा है सपना जी जी आपको? सर, चलिए आप बहुत थोड़ा अच्छा सा लग रहा सर, बहुत ज्यादा। सपना जी सर मेरे को बैठी इतना हैं। चाहिए सर बयान करने के लिए। जी संक्षिप्त में आप आदरणीय हमारे रतन मंजरी के बारे में संक्षिप्त में कुछ कहेंगे, दो शब्द? जी सर, हाँ जी सपना जरूर सर। जी जी सबसे पहले तो मैं मंच को शत शत नमन करती हूँ। जितने जी मंजरी मैम ने किन्नौर की महिलाओं के लिए जो कार्य किया वो अपने आप में मिसाल है सर, उसकी हम जी शब्द में बयान नहीं कर सकते। जी मैम को बहुत बहुत बधाई सर। सर इतना ही जी कहना चाहूंगी। जी बहुत बहुत थैंक आभार। यू। आज हमारे बीच बैठे हैं कहेंगे तो हम किन्नौर के रतन ही कहेंगे क्योंकि उनका मतलब बहुत कीमती रतन है हमारे लिए, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो स्वस्थ है, बिल्कुल सही है क्योंकि कई सालों के बाद जो है हम रूबरू हो रहे हैं। मैंने बचपन में उन्हें कभी एक दो बार मंच में देखा था, हालांकि हम तो उस समय बहुत छोटे हुआ करते थे। आज रूबरू हो रहे हैं, मेरा ये सौभाग्य है कि आज उनसे मैं कुछ ये मतलब सवाल जवाब नहीं करूंगा, जिज्ञासा रहेगी कि जानने की। मैं सवाल जवाब करने वाला कोई वो तो नहीं हूँ इतना बड़ा एक वो नहीं, मेरा एक जिज्ञासा रहेगी कि किन्नौर के प्रति क्या आपने कठिनाइयां झेली, महिलाओं के प्रति क्या क्या आपने कठिनाइयां झेली और भी प्रकृति पर्यावरण शिक्षा आदि चीजों से जुड़ा हुआ चीजें रहेगी। तो इनके लिए मैं बहुत सारे इनकी जो है परिचय कराना चाहता हूँ। पहला छोटी सी परिचय एक बार कराऊंगा, फिर वहां से हम उनसे सवाल जवाब करेंगे, फिर दूसरा परिचय कराऊंगा, फिर सवाल जवाब करेंगे, फिर तीसरा परिचय कराऊंगा, फिर सवाल जवाब करेंगे। तो आइए मैं परिचय करवाता हूँ। आदरणीय आप जो है चेयरपर्सन पीआईसी किन्नौर के रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और उसके बाद आप चेयरपर्सन महिला कल्याण परिषद किन्नौर के भी रहे हैं और उसके बाद आप मेंबर सोशल जस्टिस
एम्पावरमेंट बोर्ड में भी आप सदस्य रहे हैं। उसके बाद आप मेंबर लीड बैंक DCCL LR किन्नौर में भी आप जो है जुड़े रहे हैं। उसके बाद मेंबर लीगल सेल डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में आप जुड़े रहे हैं। उसके बाद मेंबर डिस्ट्रिक्ट चीफ प्रोटो चीफ कमेटी के द्वारा भी आप जुड़े। तो थोड़ा सा मुझे आप अभी संक्षिप्त में आप बताएंगे आदरणीय कि चेयरपर्सन PIC के जो किन्नौर है, इसमें आपको किस प्रकार का देखरेख करना पड़ता है, थोड़ा सा आप संक्षिप्त में। सर हमारा जो आप PIC जो किन्नौर में हमारा जो फैमिली काउंसलिंग सेंटर है महिलाओं के लिए, जो घरेलू झगड़े वगैरह होते हैं उसका हम जो है निपटारा हम अपने ऑफिस में करते हैं। उनको कोर्ट कचहरी में जाने से हम मना करते हैं ताकि जो है बात अपने वहीं पे सुलझ जाए। तो उसके लिए हमने काउंसलिंग सेंटर खोला हुआ है। उसमें बहुत सारे जो मियाँ बीवी झगड़े मन मुटाव जो भी है घरेलू झगड़े वगैरह, जो महिलाओं के साथ अत्याचार, इस तरह से बहुत सारे केस आते हैं। अभी भी वही केस हमारे काउंसलिंग सेंटर अभी भी चल रहा है हमारे किन्नौर के अंदर रिकाउंटियो में, जिसमें काउंसलर है, क्लर्क हैं, और दूसरा हम RCH पर भी काम कर रहे हैं जिसमें हमारे 2 ANM हैं जो अभी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं 2। तो वैसे तो हमने बहुत सारा प्रोग्राम हमने चलाए थे पूरा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। मेरी जिंदगी जो लाइफ जो शुरू का, तो मेरा शुरू ही जो है बचपन से मैं इसमें राजनीति में इसी सामाजिक कार्यों में जुड़ी रही। शुरू में मैं जो है 69 से लेके मैं 67 में जो है मैं उप प्रधान के उसमें मैं ग्राम पंचायत में निर्विरोध चुनी गई। उसके बाद 1900 फिर इलेक्शन हुआ था, तब मैं प्रधान ग्राम पंचायत पुरुष प्रतिद्वंदी से मैं जीत के मैं जो है प्रधान ग्राम पंचायत बनी। और तीसरी बार फिर दोबारा से फिर मैं ग्राम पंचायत की प्रधान बनी। उस टाइम आरक्षण का कोई वो प्रावधान नहीं था, तो मैं महिला सरपंच होने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है, क्योंकि उन दिनों में महिलाएं बिल्कुल आगे नहीं आती थी। और हमने महिलाओं का संगठन मैंने पूरा जिला किन्नौर के अंदर तब से लेकर 1988 से लेके मैंने जो है महिलाओं के साथ काम करना शुरू किया था। पूरा किन्नौर में महिला मंडलों का गठन करना, गांव-गांव जाना, स्वयं सहायता ग्रुप बनाना, महिला अवेयरनेस कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करना। हमने हर गांव में जो है महिलाओं को, मैंने एक भी गांव ऐसा नहीं छोड़ा है जो गांव में मैं नहीं गई हूँ। पूरा किन्नौर जिला में मैं चप्पा घूमी हूँ पैदल। उन दिनों में रोड नहीं था, पैदल का था। और बाकी हमारा उसके बाद में लगातार जो है पंचायत, जिला परिषद पंचायत, मेरा जो सिलसिला जो है उस तरह से चलता रहा। मेरे जो लाइफ जो है 2010 तक कंटिन्यू, कभी जिला परिषद तो कभी प्रधान, और लोगों के अनुरोध पर बार मैं प्रधान भी बनती रही और जिला परिषद में भी मैं जाती रही। उसके बाद मैंने बहुत सारा काम जो है हमारे जो जिसमें हम इसमें संस्था से जुड़े हुए हैं, महिला कल्याण परिषद में बहुत सारे काम हमने साथ मैंने ये महिला कल्याण परिषद का काम को भी संभाला, जिसमें बहुत सारे काम हमने जो है अपने ब्लॉक में, पूरा डिस्ट्रिक्ट में हमने सरकार के साथ मिलकर साक्षरता का मुहिम चलाया था पूरा जिले के अंदर प्रशासन के साथ। तो मैं अकेली महिला थी जो पूरा किन्नौर में जो है सारे कला जत्थाओं के समूह में किया, और पूरा DC साहब पैदल चलते थे, मैं भी पैदल चलती थी। तो पूरा किन्नौर में हमने जो लिटरेसी मूवमेंट चलाया। और बाद में फिर उसके बाद हमने फिर पूर्व ब्लॉक में हमने टोटल सैनिटेशन का काम किया, SHG ग्रुप पर काम किया हमने पूरा जिले के अंदर। फिर बहुत सारे काम है, अनगिनत काम किए हुए हैं, कोई गिनती ही नहीं कर सकते। अगर काम का देखा जाए तो कोई ऐसा काम नहीं रहा जो मैं किन्नौर में महिलाओं को जागाने का काम नहीं किया हो। महिला अवेयरनेस, महिला जागरूकता पैदा करने, और कानूनी साक्षरता शिविर, फिर पंचायती राज के ऊपर भी मैंने शिविरें लगाए। और महिलाएं आज जो इतनी सशक्त हो गई है, हमारे पंचायतों में महिलाएं अच्छा ईमानदारी से अपना काम कार्य इतना बखूबी से निभा रही हैं। आज का दिन में महिलाएं पढ़ी लिखी समाज है, महिलाएं बहुत अच्छी पढ़ लिख कर हमारी समाज में आगे आ रही हैं, और ये तो बहुत बड़ी बात है। अब शुरू में तो कोई महिला निकलना भी नहीं चाहते। जब मैं शुरू में जब प्रधान बनी तो लोगों ने ताना मारना भी शुरू कर दिया था कि यहाँ पुरुष की कमी है जो आप प्रधान बन रहे हो बार।
तो लोग चाहते थे, लोग लाना चाहते थे, लोग काम करवाना चाहते थे। मैंने कहा मैं थोड़ी है, लोगों के द्वारा मैं चुनी गई थी। और वहां पर काफी मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने आगे बढ़ती गई और मैंने अपनी लाइफ में जो है मैंने पूरा अपना जो जीवन जो है, पूरा जिंदगी जो है, मैंने समाज सेवा के लिए समर्पित। अभी भी मैं कर ही रही हूँ। मैं महिला कल्याण परिषद में इस वक्त भी मैं कार्यरत हूँ, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग में भी कार्य हूँ, कई मीटिंगों में मैं जाती हूँ। अभी भी हम इस कार्य से पीछे नहीं है। मेरी उम्र अब 69 हो गई है, तब से लेके अभी मैं काम कर ही रही हूँ। मैं अपने जब तक मेरी शरीर चलेगा, जब तक मेरा काम, तब तक मैं जो अपना जो है अपने आप को मैंने पूरा समाज के लिए समर्पित करूंगी। जी। जैसा कि हमारे अतिथि महोदय ने कहा कि मैं समर्पित रहूंगी जब तक मेरी जान है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य बात है। मैं इनके बारे में थोड़ा सा और परिचय कराना चाहता हूँ। ये 1969 से 80 तक वाइस प्रधान रिब्बा के रहे हैं। उसके बाद ये प्रधान 1980 से 84 तक ये रहे हैं। उसके बाद जिला परिषद जो है 1985 से 90 तक ये रहे हैं। उसके बाद फिर प्रधान रहे 1990 से 95 तक। उसके बाद ये फिर जिला परिषद रहे 95 से 2000 तक। उसके बाद फिर प्रधान रहे 2000 से 2003 तक, और जिला परिषद रहे 2005 से 2010 तक। और वाइस चेयरमैन के पद पर जो है रहे ये सोशल वेलफेयर के अनुसार ये 1990 से 95 तक। और स्टेट जो है ट्राइबल में भी ये रहे हैं। जो जिला प्रोग्राम को ये एडवाइज करते थे, ये इस कमेटी में भी रहे। तो बहुत सारी इनकी जो है मैं तो कहता हूँ कि राजनीति के विशेषज्ञ है कि रहे हैं। दीदी जी एक चीज बताएंगे मुझे? एक तो सर ना कहे, मेरा नाम राम भगत है, राम भगती बोले आप। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। सर स्टार्टिंग आपका जो 1969 से आप जब 80 के और दशक में उपप्रधान, पहली बार आप उपप्रधान के पद पर जब आए थे, तो ये जो आपको जो बल और उत्साह और ये प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? तब तो आप बहुत छोटे होंगे, और आपको कहाँ से ये उत्साह? जी। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं उस समय में काफी छोटी थी, मेरा पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी। साथ साथ में जो है मेरी माँ भी बहुत मेरे परिवार संपन्न परिवार में से थे, और मेरे सारे परिवारों में एक सोशल टाइप के लोग थे। मेरी माँ बहुत धार्मिक विचार की थी। मेरी माँ को उस टाइम पंचायत में कॉप करके मेंबर बनाया जाता था। उस टाइम कोई वो पंचायती राज तो था ही नहीं उन दिनों में, तो ऐसे कॉप करते थे। और उसमें मेरी मम्मी भी जो है पंच रही हूँ उस टाइम। तो मैं मम्मी के उस प्रेरणा से मैं आगे बढ़ती रही, महिला मंडलों से जुड़ती गई। और साथ साथ जो इसी तरह से मैंने जो है उस वक्त में जो पंचायत 1969 में मैं जो प्रधान बनी, उप प्रधान बनी, उस टाइम कोई आरक्षण, उस टाइम तो निर्विरोध चुनी गई। कोई लेडीज तो कोई आगे आके कोई तैयार था ही नहीं, कोई आने का मतलब ही नहीं था। तो उस टाइम भी मेरे को निर्विरोध लाया गया। उसके बाद फिर जब दूसरी बार जब मैं प्रधान के लिए इलेक्शन चुनाव लड़ी, तब मेरे पक्ष में प्रतिद्वंदी हमारे पुरुष थे। मैं 2-3 बार पुरुष प्रतिद्वंदी द्वारा मैं जो है इलेक्शन जीता है। उस पर आरक्षण नहीं था। जैसे ही आरक्षण आया, मैंने जिला परिषद पंचायत छोड़ के मैं जिला परिषद में चली गई। तो जिला परिषद से जाने के बाद दोबारा फिर लोगों के, हमारे पंचायत गाँव के आग्रह से मुझे जो है दोबारा 12 बार जो है गांव में ये लोग प्रधान के लिए आग्रह करते रहे, और मैं बार में ये सिलसिलावार चलता रहा। कई जिला परिषद, कई प्रधान, इस तरह से मैंने जो है और इसमें जो है मैं बहुत सारे पदों में रह के मैंने काम कर रही थी। मैं बहुत सारे, क्योंकि सरकार और प्रशासन का साथ मेरा अच्छा था, दबदबा था। और वैसे भी और हर एक प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहता था, और सरकार का भी बहुत सहयोग रहता था। कोई भी काम जो है मैं बिल्कुल बड़ा अच्छे से उसको हैंडल करती थी, बहुत अच्छे से काम करती थी। हर गांव का डिमांड है, गांव का जो भी समस्या है, तो सारे काम हल हो जाते थे। उन दिनों में बहुत ज्यादा जो है वो देखते थे काम। और उसमें बहुत सारा मेंबर जुड़ने के साथ साथ मुझे बहुत जगह जाने का भी मौका मिला, और नेताओं से मिलने का भी मौका मिला। मैं बहुत बड़े बड़े लीडरों के साथ दिल्ली वगैरह में इंदिरा गांधी जी के साथ मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ।
और उसके बाद राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के टाइम में भी मुझे वहां अपनी पंचायती राज में आरक्षण के बाद मुद्दा को उठाने का मुझे ये भी मौका मिला। तो मैं अपने पद में रहते हुए बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से मिलती रही, पद अधिकारी वेंकट रमन जी से मिली थी, ज्ञानी जय सिंह जी से मिली थी, मनमोहन जी से मिलते, बहुत सारे बड़े लीडरों से मिलती रही। अपनी बात को उठाने के लिए मैं एक मंच मुझे मिला था, क्योंकि मैं इस पंचायत में रहते हुए मुझे जो है हर बार जो है मुझे बुलाते रहते थे, हर बार मैं सेमिनारों में जाना, हर बार अपनी बात रखने का मौका मुझे मिलता रहा। उससे मुझे बहुत जानने के लिए, समझने के लिए और लोगों मिलने के लिए मुझे जो है बहुत सौभाग्य मिला। और उसी दौरान में जो है मैं यूथ फेस्टिवल में रशिया, स्वर्गीय राजीव गांधी के टाइम में 1.5 महीना में रशिया भी गई यूथ फेस्टिवल। उस वक्त स्वर्गीय MLA जो है देवराज नेगी जी थे, उनके द्वारा उन्होंने मुझे रशिया भेजा गया। पूरा किन्नौर से मैं गई थी। तो वहाँ रशिया जाने के बाद 1.5 महीना वहाँ रहने के बाद पूरा वहाँ 150 देशों से लोग आए हुए थे, उनसे मिलने का भी मौका, रूबरू होने का मौका मिला। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारा लीलन स्टेडियम में हुआ था जब यूथ फेस्टिवल था। तो नेचुरली फिर बहुत घूमने का, फिर वापस में ताशकंद होते हुए उसी दौरान मुझे पाकिस्तान जहाँ सिविल सोसाइटी के सौजन्य से दिल्ली पाकिस्तान जाने का भी मौका मिला। उस दिन पाकिस्तान के हालात इतने खराब नहीं थे, अच्छे थे उन दिनों में, अच्छे सौहार्दपूर्ण थे हिंदुस्तान के साथ। हम सिविल सोसाइटी के उस 35 लोगों का हमारा ग्रुप था, जो हम दिल्ली से, हम जो है, मुझे हिमाचल से पहले महिला थी जो मुझे हिमाचल से चुना गया। तो मुझे पाकिस्तान में पंचायती राज को जानने के लिए, पंचायती राज देखने के लिए मुझे जो बुलाया गया, और मैं साथ गई हूँ, पूरा पंचायतों के साथ, जिला परिषदों के साथ वहाँ जाती रही और सबसे मिलने का मौका मिला। लोगों ने जगह जगह बहुत वेलकम किया, स्वागत किया, इंटरव्यू होते रहे जगह जगह में। और वहाँ उस दिनों में पंचायती राज सिस्टम को जानने का मौका भी मिला, क्योंकि पाकिस्तान में उस दिन पंचायती राज बड़ा अच्छे से चला हुआ था, क्योंकि वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जो है वो सेक्रेटरी जिला परिषद में, और उनका चैम्बर वगैरह पूरा जिला परिषद का किस तरह से काम करते हैं, कैसे वो पूरा उन्होंने अपना ऑफिस वगैरह ले गए और बहुत अच्छे से परिचय कराया। और जहाँ मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री जी रहे उन्होंने उनका स्कूल जहाँ वो पढ़े हैं उनका स्कूल को भी विजिट कराया। तो बहुत अच्छा जानने और सीखने का मौका मिला उससे मेरे को बाहर निकलते हुए। और ऐसे तो मैं बहुत जगह गई हूँ, पूरा हिंदुस्तान घूमी हूँ वैसे तो। ट्राइबल उसमें हमें डेजर्ट डेवलपमेंट के अंतर्गत में लेह लद्दाख भी गई हूँ। फिर कई बार मुझे जो है सेमिनारों में दिल्ली वगैरह, केरला वगैरह, कहीं बहुत सारी जगह में जाने को मुझे मौका मिला है एज ए जिला परिषद। और हम महाराष्ट्र भी गए हैं, महाराष्ट्र, केरल वगैरह। वहाँ के जो पंचायतें जो है बहुत सशक्त है, वहाँ के पंचायतों का सिस्टम जो है बहुत मजबूत है। पर हमारा देश में कानून एक जैसा नहीं है पंचायती राज में। जैसे किन्नौर या और जगह जहाँ पर है, कई जगह जो डायरेक्ट जो बजट जो है, डायरेक्ट जो पैसा जो है, डायरेक्ट विधानसभा के थ्रू पैसा उनका लिंक, विधानसभा से डायरेक्ट लिंक है। और यहाँ तो किन्नौर में तो अभी बहुत कुछ करने को बाकी है पंचायती राज में भी, क्योंकि अभी इतनी पंचायती राज में विभाग तो दिया गया है सरकार ने, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को जोड़ा गया है, पर डिपार्टमेंट के साथ साथ उनको शक्तियां बहुत कम दी हैं। जैसे वित्त का शक्ति है ही नहीं है, तो खाली पंचायतें जो सुपरविजन करने के अलावा उनके पास कोई साधन नहीं है। ठीक है, सरकारें मनरेगा जैसे कार्यक्रम, बहुत सख्त कार्यक्रम देश के अंदर चल रहा है। तो किन्नौर में तो जो मनरेगा जो चला रहे हमारी महिलाएं, उसमें जो है भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इससे पहले हमारा यहाँ उसमें महिलाओं का आज जो है, आज पता लगता है कि महिलाएं कितने सारे जो मनरेगा में जाके अपने आप को जो है बेरोजगारी को खत्म करके अपना पैसे कमा रहे हैं, अपने कमाई करके अपना जो है अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तो ऐसे चीजें, बहुत सारे कार्यक्रम जो है अभी किन्नौर में, अभी बहुत पंचायतों को भी बहुत काम करने की जरूरत है। तो मैं एक बात इस मंच से आपको ये बात मैं पूरा ये आग्रह करना चाहूंगी, किन्नौर में जो पंचायती राज जो चुनाव होता है, तो मैं चाहती हूँ कि पंचायती राज चुनाव में जो है
राजनीति ना होके पंचायती राज अधिनियम के तहत चुनाव होता है, राजनीतिकरण ना हो निचले लेवल में, क्योंकि पंचायत को सबका काम करना है, चाहे वो किसी भी उसमें संबंध रखता हो। तो हम उसमें एक तो झगड़े बहुत होते हैं, फिर मन मुटाव बहुत रहता है, 5 साल एक दूसरे का टांग खींचने का काम, एक दूसरे का वो आपस में लड़ाई झगड़ा, परिवार खराब हो रहे हैं। तो ये तो पंचायती राज अधिनियम के तहत चुनाव हो रहा है, तो उसमें राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मेरी अपनी एक समझ है कि उसको राजनीतिकरण का रूप ना देके जो है सीधा जो है अच्छे लोगों को सामने लाए, हो सके तो अपने सर्वसम्मति से अच्छे लोगों को सर्वसम्मति से चुना जाए, ताकि आपस में प्यार मोहब्बत बना रहे, और काम जो है 5 साल जो है बखूबी से जो उस पंचायती राज पंचायत और गांव को आगे ले जाने में वो जो है भरपूर गांव का भी सहयोग हो और पंचायत को भी सहयोग हो। नहीं तो 5 साल जो है लड़ाई झगड़े में, 5 साल फिर खींचातानी में। तो फिर इस तरह से मैं एक मैसेज यहाँ से मैं ये देना चाह रही थी। बाकी तो आजकल समर्पित हो सकते हैं, पर पार्टी का ज्यादा वो नहीं होना चाहिए पंचायतों में। हमारे अतिथि ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ये चुनाव हो रहे, तो इसमें किसी प्रकार का पार्टीवाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आजकल सोशल मीडिया में देख रहा आपकी हूँ, आवाज नहीं यहाँ आ तक रही। कि यहाँ तक कि दीदी आवाज आएगी, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता भी जो सोशल मीडिया में जो है पार्टी का ही एक मोहरा बनाकर जो है लोगों को वो कर रहे हैं। तो इसमें पंचायती चुनाव में पंचायती अधिनियम के अनुसार ही जो है चुनाव लड़े, इससे भाई भतीजा और सारे रिश्ते संबंध बिल्कुल हाँ सही जी, हाँ रहेंगे। जी। सपना जी, हाँ जी सपना सर। जी, जी जी हाँ जी सर, आप सुनाई दे रहा है। कुछ पूछना चाहेंगे आदरणीय अतिथि महोदय से? सर पहले मैं कविता से शुरू करती हूँ, फिर पूछूंगी। जी 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 सर मैं पहले कविता सुनना चाहूंगी। हाँ जी जी जी, जरूर सुनाइए। जी जी। मैंने रतन मंजरी मैम पे कविता लिखने की गुस्ताखी की है, इसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। किन्नौर की बेटी, नारी शक्ति की मिसाल, रतन मंजरी जिनका नाम, कर्नल प्रभुलाल नेगी के घर हुआ जन्म। 21 बसंत की आयु में छेड़ा बेटियों को पैतृक संपत्ति, अधिकार दिलाने का आंदोलन। बेटियों को मिले सम्मान अधिकार, लड़ी उनके आत्म सम्मान की लड़ाई। तन मन अर्पित कर दिया पूरा जीवन, एक बार जो कदम बढ़ाया मुड़कर ना देखा कभी पीछे। 35 वर्ष की संघर्ष गाथा, फिर भी मजबूत इरादे अब तक, निकल पड़े अकेले ही इस लड़ाई में, बना लिया जीवन का लक्ष्य। होकर उनसे प्रेरित कई नारियों ने कदम है बढ़ाया, हो उनका देह पूरा प्यारा, मिले बेटी को आत्म सम्मान। हर नारी का यही सपना, हर नारी का यही सपना, यही नारा। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। मैं एक सेकंड। बहुत सुंदर कविता आपने मेरे लिए आपने बनाया सपना जी। आपने हाँ देखो जी, मेरे से धन्यवाद ज्यादा मैम। आप रखते हो, आपने बहुत अच्छा, आपने ज्ञान, आपको ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि आपने पूरा उस हिसाब से आपने अपना नहीं नहीं, कविता ऐसा कुछ बनाया। नहीं है मैम। सच्ची बहुत ही जी अच्छा जी। आपने। मैं बताना चाहता हूँ जो हमारे साथ सपना जी है, पीएचडी के शोधकर्ता है, अभी दिल्ली में है और पंजाब यूनिवर्सिटी से शोध कर रहे हैं, और वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय कवि संगम हिमाचल प्रदेश किन्नौर इकाई के अध्यक्ष है, और सांगला से ये बतौर सांगला के रहते हैं, सांगला से है। तो आदरणीय दीदी जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, हमने किन्नौर में एक एक मंच तैयार किया है। युवा जो रचनाकार है, कवि है, साहित्यकार है, लेखक है, तो राष्ट्रीय कवि संगम, राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय कवि संगम हिमाचल प्रदेश, तो किन्नौर इकाई है। तो इसके हमारे जो सपना जी उपाध्यक्ष है किन्नौर इकाई के। बहुत बहुत मुबारक सपना जी, आप राष्ट्रीय उसके धन्यवाद। उपाध्यक्ष हैं और आप बहुत सुशील हैं, अच्छे हैं, और आपने इतना अच्छा आपका वो है धन्यवाद दिमाग मैम। है। सपना जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी जी हाँ जी सर, पूछना चाहूंगी। जी हाँ बताइए मैम कुछ सपना, अपना कुछ बताइए बचपन सपना के जी। बारे में बताइए मैम। हाँ जी। मैम मैं चाहती हूँ कि आप कुछ अपने बचपन के बारे में बताएं। क्या आप बचपन में गलत बातों का विरोध करते थे बचपन से ही?
किस चीज का विरोध करते थे? मैम अगर कुछ गलत बात हो रही हो तो आप बचपन से उसका विरोध करते थे, बचपन से ऐसी थे मैम आप? बचपन से, हाँ, जो गलत हो रहा है महिलाओं के साथ, कुछ गलत चीजें हो रही है तो उसका विरोध तो मैं करती रही शुरू से ही मेरा। क्योंकि एक लड़की होने के नाते, मुझे महिला होने के नाते, तो मुझे पता है महिलाओं के ऊपर क्या क्या। अब उस पहले टाइम हमारे समय में लड़कियों को पढ़ाना अच्छा नहीं समझते थे, पढ़ाते कम थे, एजुकेशन कम दिया जाता था, लड़का लड़कियों में भेदभाव बहुत थे। अब तो ऐसा नहीं है। अब तो जैसे आज आप देखो कितने बड़े का शिक्षक बनी है आप, इतने बड़े वो। अब तो लड़कियां बहुत लड़कों से आगे बढ़ रही हैं। आज के टाइम में जो है बहुत लड़कियां बहुत सशक्त और बहुत अच्छे काम कर रही हैं हमारे देश में। अब किसी चीज में पीछे नहीं है। शुरू में महिला समानता की बात को मैं करना चाहूंगी। जैसे महिला समानता में हमारे परिवारों में भी, किन्नौर के परिवारों में भी लड़कियों को पढ़ाना कम पढ़ाना, लड़कों को अच्छे स्कूल में भेजना, खाना पीना जब देते थे तो लड़के को थोड़ा सा ऐसे फट करके मक्खन या घी डालेंगे उनके थाली में। अगर बहन बड़ी भी है, भाई छोटा भी है, बोलेंगे बहन से तू जा भाई का थाली उठा ले जा, तेने यही काम करना आगे जाके ससुराल में। और तो उनको उस तरह से काम, थोड़ा जो है लड़कियों को, लड़का और लड़की में फर्क आंका जाता था। अब बर्थडे मनाते थे, जब बच्चे के लड़का होने पर खुशी ज्यादा मनाते थे, लड़की होने पर जो है थोड़ा मायूस हो जाते थे। तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो गया है। अब ये चीजें नहीं है, पर अभी कुछ जगहों में अभी भी है कि लड़के के होने पर बहुत सारी खुशियां मनाते हैं, लड़की होने पर क्या है, लड़की है, इस तरह से। ये जो हमारे समाज में जो धारणाएं जो है वो हम खुद को परिवर्तन करने की जरूरत है, हम खुद को बदलने की जरूरत है। इसलिए महिलाओं को खुद को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये काम तो महिलाओं के द्वारा ही होता है। क्योंकि महिला भी एक माँ है। माँ अगर बेटा बेटी में फर्क ना करे परिवार में, मैं नहीं समझती कि पुरुष जो है हमारे जो पिता जो है उसको फर्क कर रखता हो। तो मैं समझती हूँ माँ ही हमारी जो है, जो उसको में अगर जागरूक हो कि उस तरह से समाज में महिला पर पुत्र और पुत्री में भेदभाव ना करके दोनों को आगे उसी लेवल पर पढ़ाएं, काम दोनों से बराबर कराएं। दोनों से अगर खेल कूद कराते हैं तो दोनों से बराबर में खेलने की आजादी दी जाए। तुम लड़की है, मैं वहां नहीं जाना, मेला नहीं जाना, संतंग नहीं जाना, और क्यों नहीं जाना, उसके पीछे कारण बताओ। जो भी है, लड़की जो है, माँ जो है वो शिक्षक है, गुरु है। माँ जो है लड़की का बहुत बड़ा वो है, एक परिवार का माँ ही जो है सबसे बड़ा उनका लड़की का सहायक हो सकता है। उनका बुराई को शुरू से अगर उनको आगाह किया जाए, क्यों नहीं जाना संतंग में, तो बुराइयों को उनको अपना शेयर करना चाहिए अपने बच्चों से, बेटियों से, बेटों से, ताकि वो गलत कदम ना उठाएं, गलत चीजों में ना जाए। अगर हम लोग नहीं बताते हैं, हम लोग बोलते ही नहीं, पूछते ही नहीं, हमारे समाज में महिलाएं बहुत वो हैं, ये जो किन्नौर में हार्ड वर्क काम करते। माँ बच्चे से लेके, परिवार से लेके, खाना बना, चूल्हा चौका से लेके, खेती बाड़ी से लेके, आगे जो सारा जो काम जो है औरत के ऊपर बोझ है, बाल बच्चे को पालना, उनको उसको आगे वो करना, खाना बनाना, रोटी बनाना। तो ये सारा काम जो है औरत के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। अगर आप सब जो भी मेरे दर्शक जो इस बात को सुन रहे होंगे, तो मैं ऐसे खिलाफ नहीं हूं मैं मर्दों का, पर हमने इस आदतों को खराब हमने ही किया है। क्योंकि हम ही जो है पुरुषों को बिठा के सजा के खाना देने का काम हमने बिठाया है। खिलाना हमने ही वो किया है कि पुरुष को बिठा के काम उनका सहयोग नहीं लेना है। और खुद अपना खाना, चाहे खुद थक के भी आएंगे, खाना पकाएंगे, रोटी पानी देंगे, खुद चाहे खाए या ना खाए। कई बार कितने थक जाते हैं कि वो अपना एक सूखा रोटी खा के भी सो जाते हैं, क्योंकि सारा दिन काम करना, सुबह से शाम कोल्हू की बेल की तरह, शाम को सवेरे फिर उठना, फिर बच्चों को वो तैयार करना। ये सारी चीजें जो है कुछ हमारे समाज में, हमारे माताओं को भी, बहनों को इस बात को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हमारा आज जो है काम शुरू से हमने जो आदतें खराब किया, बिगाड़ा है हमने, वो हमने खुद बिगाड़ा है।
और ऐसा नहीं है कि पुरुष काम नहीं करते, कई पुरुष जो है महिलाएं से ज्यादा अच्छा काम करते, बल्कि महिलाएं अपने घर में कम काम करती होगी, पुरुष भाई भी बहुत सहयोग करते हैं। पर महिलाओं को अपना सुख संपन्न, हर परिवार में अगर सुखी चाहते हैं या उसका हर अपना काम को अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पुरुष का सहयोग भी बहुत जरूरी है। उनको बदलाव जबरदस्ती तो होता नहीं है, उसको प्यार से मोहब्बत से उनको अगर उनको पुरुष से भी आप काम लेने का तरीका और एक औरत को आ जाए तो ये उनको भरपूर सहयोग मिल सकता है। तो आधा काम जो है औरत के ऊपर बोझ कम हो जाता है। उनको पति को अगर चलो थोड़ा सा अगर खाना का अगर कुछ भी बोल दिया, प्यार से बोल दिया, उनको तारीफ कर दिया 2-3, भैया आप इतना थोड़ा सा उनको चलो नमक नहीं डाला, दाल में नमक डालना भी भूल गए तो उनको डांटे ना, कोई नहीं बहुत अच्छा है। इस तरह से बहुत सारी चीजों में नुक्ताचीनी ना करके उनका सहयोग ले सकते हैं। अगर महिलाएं खुद अपना आप को अब थोड़ा अपने आप को फ्री रखना चाहते, थोड़ा अपने खुद भी समाज के लिए काम देना चाहे, तो उस तरह से काम हमारे अभी लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस लाना, जागरूकता पैदा करने की बहुत जरूरत है। मैंने पूरा किन्नौर गांव में यही अवेयरनेस कैंप, साक्षरता, कानूनी जागरूकता शिविर कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज वगैरह किया हमने। पूरा गांव में महिला सशक्तिकरण का, बच्चों को पढ़ाने का। आज के समय में तो देख रहे हैं आप, देखो हमारे देश में अब बड़ी गर्व की बात है, अब फौज में भी महिला है, पायलट महिला है, देश के नेतृत्व महिला कर रही है, प्रशासन में महिला है। तो ये हम लोग इससे पीछे हमारा बहुत बड़ा ये जो है ये अब बदलाव आ गई है। जहाँ महिला शक्तिकरण की बात है, मैं तब तक नहीं इसको शक्तिकरण का नाम नहीं दूंगी जब तक महिलाओं को समानता का अधिकार ना हो। क्योंकि बेटा बेटी एक समान है, बेटा बेटी जब एक है तो क्यों नहीं महिलाओं को उसमें, हमारे जो महिला उसमें अधिकारों से वंचित रखा है। इसके लड़ाई में बहुत पहले से लड़ रही हूँ, आगे भी। अभी हमने कोर्ट में, हाई कोर्ट में मैंने PLL डाला है और मुझे आशा है ये काम जो है हमारे को सफलता मिलेगी। अभी आप सब ने सुना भी होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था कि आप 1956 हिंदू अधिनियम उसमें जो है 1956 के तहत उन्होंने महिलाओं को प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार, बेटा बेटी को एक समान अधिकार दिया गया है। उसमें वहाँ हिंदू सक्सेशन एक्ट में पूरा उन्होंने बताया कि लड़कियों को भी पुत्रों के भांति अधिकार मिलेगा। मुझे आशा है कि अगर अभी हाल ही में जब हमारा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, तो मैं चाहती हूँ आप बदलाव, जब सारी चीजें बदलाव आ गए, लड़के पढ़ लिख के सारे कुछ समाज में आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ लड़का लड़की में भेदभाव ना हो, समान जीने का अधिकार हो और आत्म स्वाभिमान के कहीं ना कहीं औरत को वजूद होना चाहिए। लड़कियों को कहीं वजूद तब तक नहीं होगा जब तक महिलाओं को अधिकार ना दिया जाए, नहीं तो हमारे आत्म स्वाभिमान कभी नहीं बनेगा। अगर महिलाओं को अगर अधिकार में थोड़ा, अगर लोगों का कहना है कि पता नहीं लड़कियों को अधिकार देंगे तो लड़का लड़की में लड़कियां जो है बाहर वालों को लाएंगे, बाहर वालों को बसाएंगे, और ये कुछ ऐसे धारणा लोगों के बीच में है। और ये इतना गलत धारणा है लोगों के बीच में। लड़कियां कभी नहीं चाहेगी कि अपनी घर की प्रॉपर्टी बाहर जाए या बाहर ले जाए, उल्टा बल्कि भाई बहन का प्यार मोहब्बत और ज्यादा बढ़ेगा, ताकत से आगे आएगी। बहन का भी इज्जत होगा उस घर में और भाई का भी उस घर में सम्मान होगा, दोनों भाई बहन का उतना ही सम्मान होगा। तो आज का दिन में मैं चाहती हूँ कि किन्नौर से जो जितने भी जो हमारे जनजाति क्षेत्र किन्नौर में है, तो वहाँ भी हमारा जो कस्टमरी जो ट्राइबल जो हमारा जो कानून है, जो बावजूद जो जिसमें हमारे को वंचित रखा है, तो बाकी उसमें मैं चाहती हूँ कि आप तुरंत उसको जो है लागू करें, उसमें लागू होना चाहिए। उसमें कोई वो नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सब कुछ है। हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया था बीच में, तो बीच में सुप्रीम कोर्ट का स्टे की वजह से वो जो है वो आगे नहीं चला है। तो हमारा ये कतई नहीं है कि भाई बहन को झगड़ा करना या भाई बहन का हमने हिस्सा को लेना है। तो एक प्यार मोहब्बत और सौगात की बात है कि उनको लगेगा कि इस बहन का भी उस घर में उतना ही अधिकार है जितना लड़के का है। तो आपस में आजकल तो पढ़ लिख के, पहले टाइम अच्छा भी था जो बोलते थे, पहले टाइम में हमारा एजुकेशन की कमी थी,
और उस वक्त जॉइंट फैमिली था, रोड नहीं था, सड़क नहीं था, एजुकेशन नहीं था, बहुत सारी चीजें हमारी जो हमारे ट्राइबल एरिया में, जनजातीय क्षेत्र में इस तरह से समस्याएं थी। तो इसलिए जो है उस टाइम का हालात, उस टाइम ऐसे हालात रहे होंगे, तब शायद उस टाइम जो है हमारा ट्राइबल को सेफ रखने के लिए अच्छा कार्य कदम भी उठाया है। तो ये इसको मैं गलत नहीं है, तो गलत नहीं समझती हूँ। उस टाइम का समय और कुछ अच्छा था। अब जो है अब ऐसा चीज है ही नहीं। आप तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया है, पढ़े लिखे समाज हो गए सारे। आप अपना इंडिविजुअल शादी जो है आप मुस्त्री का या ज्वाइंट फैमिली आप रहा भी नहीं है। आज सब अपना बाहर सेटल हो रहे हैं। तो वहाँ जैसे बहुत सारे कानून में बदलाव ला रहे हैं, जैसे नौतर कानून में महिलाओं को भी अधिकार दिया गया। तो इसमें भी संशोधन के लिए हम याचनाएं करते रहे, सरकार के साथ भी प्रार्थना कर, कहीं ना कहीं औरतों का वहाँ वजूद हो, कहीं ना कहीं नाम रेवेन्यू में नाम, और महिलाओं का भी उसमें चढ़ना चाहिए। संशोधन करने की बात हम करते थे। तो सरकारों ने कई इसके ऊपर कोई उसके ऊपर ज्यादा उन्होंने वो रुचि नहीं ली है। तो हमें मजबूरन हो के मुझे जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मैं इसके बाद भी हमें चाह रही हूँ कि अगर अब बीच में हम दिल्ली प्रधानमंत्री से मिलने का भी हम प्रोग्राम था, तो उस बीच में हमारा जो कोरोना के वजह से हम जो दिल्ली भी नहीं जा सके। तो अब आने वाले समय में हम जाएंगे, इसका हम आवाज को बुलंद करेंगे, जहाँ सारी महिलाएं इसको, ये एक मेरे रतन मंजरी का समस्या नहीं है, ये पूरा किन्नौर महिलाओं का है। मुझे तो अपने फादर का मुझे पूरा प्रॉपर्टी मिला है, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे मुझे उसकी जरूरत है। और बल्कि मुझे मिला है, पर मेरे पास 1 इंच भी फादर का अभी नहीं है। ज्वाइन में है, खा रहे पी रहे, तो मैंने कभी लिया नहीं। पर मुझे आत्म स्वाभिमान है कि मेरे रेवेन्यू में मेरा नाम है, उसका मुझे फख्र होता है, गर्व होता है। तो ये सारी चीजें जो है, अगर महिलाओं को अगर उतना सबको अगर इस तरह से अगर महिलाओं में समाज में वो कृषक कहलाने लायक तो हो जाए, वो अपना आत्मनिर्भर, कल को अगर अपना रोजगार स्थापित करना हो, अपना केसीसी वगैरह बनाना हो, अपना कुछ भी काम करना हो, अपने जमीन नाम रेवेन्यू में नाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए मैं चाहती हूँ पूरा हमारे जनजातीय क्षेत्र के जो महिलाएं हैं, जो जो गलत रखते हैं कि भाइयों का झगड़ा होगा, भाइयों के ऐसे नहीं, हमारे भाई लोग भी बहुत अच्छे हैं। मेरे को बहुत सारे भाइयों ने बोला है कि बहुत अच्छा वो है, कि होना चाहिए। तो ये तो कुछ लोगों का है कि नहीं, पता नहीं, लड़कियां बाहर शादी करेगी, पोचाओं को बाहर से लोगों को लाएंगे, बाहर बसाएंगे। तो मैं किन्नौर के लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपको इतना ज्यादा ही डर है, तो हमारी लड़कियों से शादी, हमारी लड़कियों से क्यों नहीं कर रहे लड़के हमारे किन्नौर से? वो क्यों बाहर से शादी करके ला रहे? वो किन्नौर किन्नौर अब तुम भी किन्नौर से करो ना, लड़के भी किन्नौर से करें लड़कियों से शादियां, खुद तो करें बाहर शादी। और हमारी लड़कियां मजबूरी क्या नहीं करता, हमारी लड़कियां फिर बाहर नहीं जाके क्या करेंगी? वो बाहर जाएंगी, करेंगी शादी। पर बाप ऐसा इसका बाहर जाने, शादी करने और बसाने के बाद नहीं है। अरे हम सबकी भी बहनें नहीं चाहिए कि अपने घर को बर्बाद करें, या अपने घर से इस तरह से वो प्रॉपर्टी ले जाते। तो बाहर शहरों में भी नीचे कानून है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट सब जगह लागू है, पर लड़कियां बिल्कुल नहीं लेती है। ये तो एक आत्म स्वाभिमान की बात है। मैं भाइयों से भी मैं इससे आग्रह करना चाहूंगी कि इसमें भी आप लोगों का सहयोग होना चाहिए। इसमें कोई हम बिल्कुल झगड़े का या कतई वो झगड़े करना नहीं चाहते हैं, कभी भाई बहन के बीच में हम ये मतभेद पैदा नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप, वो भी आपकी बहन है, वो भी आपके उसी माँ बाप के गर्भ से पैदा हुए बच्ची है। तो उनको भी उसी तरह से, उसी नजरिया रखे, उनको भी उसी तरह से उनको समाज में सम्मान मिले। तो मैं महिला एम्पावरमेंट में तब मैं समझती हूँ, जब तक हमको इक्वलिटी, एक हम बराबरी का दर्जा, तब तक मैं नहीं इसको मैं मानती हूँ, जब तक महिलाओं को राइट्स अधिकार ना हो। जी, बहुत बारीकी से आपने दीदी पूरा किन्नौर को आपने मैसेज दिया। सपना जी कुछ बताना चाहेंगे आप थोड़ा अतिथि के महोदय के बारे में? और सर एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं। हाँ, सब पूछिए। एक सेकंड, क्वेश्चन से पहले मैं आप पूछिए। दर्शकों से कुछ कहना चाहूंगा। जिस हाँ प्रकार से जी। हमारे अतिथि ने कहा कि बेटा बेटी एक समान, तो फिर क्यों जो जमीनी हक से हमारे को वंचित किया जाता है? जिस प्रकार से लड़के को जितना हक जो है घर में मिला जाता है, उतना ही बेटी को भी दिया जाए, ये बिल्कुल सही है। और ये वाजिब जो
वो लॉन्च की बात है, जो रेवेन्यू में कम से कम एक जो उनका नाम तो ऐड हो, कम से कम वो भी कृषक कहलाए और बहुत बेहतरीन ये जो है लड़ाई जो लड़ रहे हैं। हालांकि बीच में इस पर मान्यता मिल चुकी थी। मुझे इतना भी पता है कि शायद कुछ जगह नाम भी जो है जो है बेटियों के चढ़ चुके हैं, लेकिन बाद में कहीं से जो है इस पर जो रोक लगी, तो ये हमें आशा है कि जरूर इस पर जो है हमारी किन्नौर की बेटियों को हक मिलेगा और वो कृषक कहलाए जाएंगे और उन्हें आत्म सम्मान से जीने का हक मिलेगा। ये मैं उम्मीद रखूंगा उनके जीते 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 तक जो है ये जो कानून जो है जरूर पास हो। तो सपना जी, कुछ आगे के लिए और सवाल आपका जो मन में रहा जी हो तो जी जरूर पूछिए। जी जी। मैम, मैं जानना चाहूंगी जो आज की युवा पीढ़ी है वो आपकी समाज की लड़ाई में कितना योगदान दे रही है अपना। नहीं, युवा पीढ़ी जो पढ़े लिखे जो समाज में जो युवा पीढ़ी है वो काफी ऐसे नहीं है, वो साथ हैं। वो इस चीज को खंडन नहीं करते। जहाँ पर अधिकार की बात है, ये जो महिला प्रॉपर्टी राइट्स की संपत्ति का बात करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं बहुत अच्छा, ठीक है, होना चाहिए। हमारे परिवार में बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, कहीं ना कहीं वजूद होना चाहिए। आप देखें ना, परिवार में लड़कियों का कहीं भी वजूद नहीं है। लड़कियां जब तक माँ बाप के पास हैं तब तो ठीक है, शादी माँ बाप के पास शादी हो जाती है तभी वहां नहीं है, माँ बाप के घर में भी नहीं, कहीं भी लड़कियों का वजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो वजूद होना चाहिए ना, मायके या ससुराल। तो लड़कियों को कहीं भी नाम रेवेन्यू में नाम नहीं चढ़ता है। वो उस हालत में जो बेचारी जो विधवा हो जाती है या उस तरह से उनको भी, अगर विधवा के बाद भी उनको ता जिंदगी ता याति मिलता है, वो जमीन जगह लेकिन ना उसको बिल कर सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं, ना बीमारी हालत में वो अपना ना सुरक्षा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उस चीजों को बहुत स्ट्रगल, जमीन जगह तो बुढ़ापे में करेगी क्या, कम से कम उनको आसरा सहारा हो जाता है। आजकल आप सब जगह देखते हैं, हाँ भाई उसके बाद बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके पास, हाँ भाई क्या है, कुछ है उनके पास, कुछ है, तो उस हिसाब से वो परिवार को तब देखभाल करते हैं। अदरवाइज पढ़े लिखे समाज में तो इतना नहीं है। वो कुछ कुछ जगह में तो है, अभी भी बहनों के साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं। हमें बहुत सारा मैंने सर्वे कर रखा हुआ, जिन महिलाओं के साथ भाइयों ने या माता पिता के होते हुए लड़कियों को कोई तकलीफ नहीं है। हमारे किन्नौर में जरूरी नहीं कि सब शादियां हो जाती है, तो कुछ मायके में भी है। तो उससे हमारे जो मायके में जो घरों में जो लड़कियां हैं वो बेचारे जो है वो बहुत धक्के खा रही हैं। तो सरकार द्वारा जो मनरेगा खुला है इसलिए उनको थोड़ा रोजगार वगैरह मिल रहा है, काम कर रहे हैं। तो कब तक अपना शरीर चलेगा, वो कब तक वो मनरेगा में काम कर सकेगी। तो ये सारी चीजें जो बहुत बड़ी बात है कि बेचारी सारी उम्र वो अपने घर माँ बाप के होते हुए घर में काम करते रहे, जब बुजुर्ग हो गए तो वहाँ अपने अधिकार से वंचित हो गए। भाई बोलते हैं क्या, ये तो हम हमारे को हम अपने आप मिल गया है, आपको नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो नहीं देते कई भाई लोग। और जो थोड़ा माँ बाप ने दिया होता, बिल तो नहीं किया होता, वो बेचारे बीच में चले जाते हैं। तो माँ बाप चाहिए ना तो बेटी को जो घर में है उनको बिल करके दें या पका करके दें, ताकि उनको अपना लाइफ जो है अपना जीवन बसर आसानी से करें। तो अचानक कभी मृत्यु हो जाती है, अचानक कभी जाना होता है, तो वो जमीनें भी फिर भाई लोग छीनते हैं। तो ऐसे कई महिलाएं हैं जो काफी मैं अपना बता सकती हूँ, अपना होते हुए बटों पेटों पर भरोसा करके जमीन जगह मकान के लिए अपना सारी जिंदगी पिडोली में काम करके जगह खरीद के फिर बेटियों को विश्वास करके बेटियों के नाम करते हैं, बाद में फिर उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो बहुत सारे मैंने सर्वे कर रखा हुआ, बहुत सारी चीजें मेरे पास है, डॉक्यूमेंट किया हुआ है, ताकि हमको बोलने के लिए दिखाने के लिए है। तो हम तो साथ साथ सर्वे भी कर रहे हैं, साथ साथ हम ये सारी चीजें इकट्ठा भी कर रहे हैं कि कितनी महिलाएं शोषण हो रही हैं अपने अधिकार के पीछे। तो इसमें नहीं होना चाहिए, तो भाइयों को भी नहीं सोचना चाहिए ना, उसको भी वो कौन सा उठा के ले जाएगी अपने घर से, बाद में तो उन्होंने वहीं छोड़ के जाना, कोई किसी ने कुछ लेके नहीं जाना है। कम से कम उसको जीने का सहारा, जीने का हक तो देना चाहिए। तो उन चीजों के लिए मुझे बहुत बड़ा ऐसा लगता है कि हमको इसको जो है हमारे को बहुत उससे करना पड़ेगा, ताकि जो है आने वाले टाइम में महिलाएं शोषित ना हो और महिलाएं अपने गर्भ से स्वाभिमान से जी सके। आपके लिए सवाल आया है यहाँ पर जगत सिंह नहीं, नेगी जी, ये
कर्मचारी महासंघ के नेता है किन्नौर से। हाँ जी। मंजरी मैम जी, मंजरी मैम नमस्ते। वर्तमान समय में जनजातीय सलाहकार समिति के सदस्यों को जिस तरह से नामित किया जाता है, क्या ये प्रक्रिया सही है? फिर क्या आपके अनुसार कैसे किया जाना चाहिए ताकि जनजातीय क्षेत्रों का विकास हो कि अधिक अधिक दिया जाए? इस पर आप थोड़ा ये बहुत बताएंगे जनजातीय सलाहकार समिति। बहुत बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे को कई बार लगता था ये जो हमारे जनजातीय सलाहकार जो बोर्ड है, ये बहुत बड़ा बोर्ड है। जनजातीय सलाहकार का मतलब कि उसकी सलाह सुनी जाए। तो मैं खुद को भी जब मैं ट्राइबल एडवाइजरी बोर्ड की जब से जनजातीय सलाहकार की जब मेंबर भी रही हूँ मैं उसमें, मेरे को उस टाइम भी मुझे लगता था कि वहां पे जो है सलाहकार नहीं होके वहां पर ग्रीवेंसेस होता है वहां राज्य स्तर पर कि यहाँ ये नहीं काम हो रहा है, वहाँ ये नहीं काम हो रहा है, यहाँ ये नहीं चल रहा है, यहाँ बसें नहीं चल रही है, यहाँ पर ये काम नहीं हो रहा है, यहाँ बच्चे तो निचले लेवल बहुत छोटे छोटे मुद्दे उठाया जाता है जो निचले लेवल में भी उठाया जा सकता है, जिला लेवल में भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे को जो उस टाइम मेरे को भी इतने बाद लगता था कि ये जो जनजातीय सलाहकार जो बोर्ड में जो है ऐसे व्यक्तियों को चुना जाए जो वाकई में सरकार का पूरा भरपूर सहयोग हो और सलाहकार हो, वो सारा जो किन्नौर के जो बात है उसको वहां पे जो उस बात को मुद्दा को उठाया जाए, सरकार के संज्ञान में लाया जाए, ताकि फिर सरकार को भी काम करने में आसानी रहती है, आगे काम सरकार को भी मदद मिल जाती है। तो ऐसे नहीं हो कि यहाँ पर सारे पॉलिटिकल बनाया जाता है। अगर बीजेपी का सरकार है तो बीजेपी का सलाहकार बनाते हैं, कांग्रेस का है तो कांग्रेस वाली सरकार सलाहकार उसका जो ट्राइबल मेंबर बनाया जाता है। तो उसमें ये चीजें थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो वो चीजें काम तो सब समाज के लिए करते हैं, अच्छे लोगों को, अच्छे पढ़े लिखे अच्छे समाज में अच्छे जो अच्छे लोग हैं उनको आगे लाके एक सलाहकार मंच एक तैयार। तो मैं तो चाहती थी किन्नौर में इतने सारे हमारा आईएएस ऑफिसर हैं, इतने सारे रिटायर्ड पर्सन है जो हमारे जो प्रशासनिक में भी रहे, कितने बहुत बड़े बड़े अधिकारी है, उसके अपना एक वो जो है एक सलाहकार ग्रुप बने ताकि सरकार को बीच बीच में जो है जो कोई भी जो है आगाह करते रहे। तो सलाहकार समिति का तो ये उन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया, तो उनको वो भी खुद भी ये चीजें बहुत सही है कि वहां पर जो है वो सलाहकार नहीं होके ग्रीवेंसेस होती है, ये बिल्कुल ये सारी चीजें जो है वहां उठाया जाता है। ये चीजें तो निचले लेवल में हो सकता है, ये बातें मेरे संज्ञान में भी थी कि ये बातें हम कई बार उठाया भी है इसको, ये चीजें जो है यहाँ लेवल में बल्कि मैंने महिला राइट्स इक्वल राइट्स के बाद भी मैंने उठाया था। उस टाइम जो राजा वीरभद्र जी हमारे मुख्यमंत्री थे कि महिलाओं को अधिकार होना चाहिए, तो उस टाइम राजा साहब वीरभद्र जी हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने खुद बोला था कि रतन मंजी तू अकेली महिला बहुत काफी है, तू उसकी लड़ाई लड़ने के लिए जरूरी होना चाहिए क्योंकि किन्नौर की महिलाएं जो बहुत हार्डशिप हैं, बहुत उनको मिलना चाहिए, उसके लड़ाई के लिए तुम अकेली काफी हो। बाद में कमेटी भी बनी थी, 3 आदमियों के कमेटी भी गठन हो गया था, चंबा पंगी और किन्नौर से। उस बीच में कमेटी में फिर पंगी की जो लेडी आई थी उसको तो फिर पंगी वाले लड़के साथ में आए थे, उनको पाठ पढ़ा के लाए, नहीं जी हमको तो चाहिए ही नहीं। मैंने कहा आप अकेले बोल रहे हो, यहाँ आप कितने लोगों को साथ लेके आप किसके बात भाषा बोल रहे हो। फिर मैंने वहां पर काफी रेवेन्यू सेक्रेटरी वगैरह हम लोग सब ने फिर डिसाइड किया कि हम डिप्टी कमिश्नरों को लेटर निकाला जाए कि हर जगह से जो है वो रिपोर्ट मांगा जाए। तो उस बीच में सरकार चली गई, उसके बाद फिर ये सारा ठंडे बक्से सिग्नल की दिक्कत हो गई शायद। सपना जी हाँ जी सर। शायद दिक्कत हो गई आदरणीय हमारे अतिथि जी को। जी जी आप कोई जी। रचना है तो आप कोई रचना है तो तब तक कोई सुनाए, रचना सुनाए तब तक ताकि जुड़ जाए, सर शायद एक सेकंड। होगा उनको। जी जी सर। हमने बहुत कुछ यहाँ पर सीखा, जाना महिलाओं के बारे में और काफ़ी चीज़ें हमने सवाल जवाब अभी हमारा जारी था कि लेकिन जो है सिग्नल की दिक्कत आ गई या फिर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गया। ये अभी जुड़ेंगे तो ठीक, वैसे जुड़ जाएंगे क्योंकि
शायद उम्मीद रखते हम, और जैसे ही जुड़ते हम आगे की सवाल काफ़ी और चीज़ है, हम उनसे जानकारी हासिल करेंगे। तब तक हमारे साथ बैठे हैं हमारे जो है रचनाकार जो है राष्ट्रीय कवि हिमाचल प्रदेश किन्नौर के उपाध्यक्ष कुमारी सपना नेगी जी, जो पीएचडी के शोधकर्ता है, जो अभी हाल ही में दिल्ली में है। तो सपना जी, आप मंच को तब तक कुछ रचनाएं सुनाएं। जी जी सर, जरूर सर। मेरी कविता का शीर्षक है भारत की बेटी। हम जी भारत की बेटी है, समझो न किसी से कम। पर्वत से ऊंची उड़ान हमारी, हम नहीं घबराती। राहें चाहे कितनी भी हो मुश्किल, पीछे मुड़कर हम नहीं देखती, बस आगे ही बढ़ते जाती। हम भारत की बेटी है। हम जननी ममता की मूरत भी हम, माँ बाप का अभिमान हम, पति की हिम्मत हम, बच्चों की पहली गुरु, रिश्तों की मजबूत डोर भी हमसे। भारत का कल भी हम, देश का गौरव भी हम भारत की बेटी है। इतिहास गवाह है, देख भारत बेटी की वीरता, दुश्मन ने भी शीश झुकाया है। दुर्गा चंडी भी हम, त्याग और बलिदान की मूरत भी हम भारत की बेटी है। वक्त आन पड़ा है फिर, उम्मीद छोड़ दूसरों से, खुद से कदम बढ़ाने का, चूड़ियां उतार तलवार उठाने का। हर बेटी के साथ हुए अन्याय का न्याय मांगने का। वक्त आन पड़ा है फिर, औरत की ताकत का दुनिया को बताने का। हम भारत की बेटी हैं, हम भारत की बेटी है। धन्यवाद। बहुत बेहतरीन आपका जो कविता है। ये बिल्कुल सत्य है कि भारत की बेटी आज बहुत सक्षम है, आत्मनिर्भर है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कई कानूनों की बनाने की आवश्यकता है। लेकिन हम चाह रहे थे कि आदरणीय हमारे आज के अतिथि जी महोदय से हम ये जो महिला के प्रति जो शोषण होता है, महिलाओं के जुड़ गए हैं शायद। दीदी जी, आप जुड़ गए, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, ये फोन में पता नेट में प्रॉब्लम आ गई। आपके लिए एक कविता था सुनाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। आपके लिए हमारे सपना जी कविता सुना रहे थे, तो उसके बीच में चले गए। सपना जी, दोबारा आप ये कविता जरूर सुनाइए, क्योंकि अतिथि महोदय थे नहीं। सर जरूर सुनाती हूँ मैं। जी। मेरी कविता का शीर्षक है भारत की बेटी। हम भारत की बेटी है, समझो न किसी से कम। पर्वत से ऊंची उड़ान हमारी, हम नहीं घबराती। राहें चाहे कितनी भी हो मुश्किल, पीछे मुड़कर हम नहीं देखती, बस आगे ही बढ़ते जाते। हम भारत की बेटी है। हम जननी ममता की मूरत भी हम, माँ बाप का अभिमान हम, पति की हिम्मत हम, बच्चों की पहली गुरु, रिश्तों की मजबूत डोर भी हमसे। भारत का कल भी हम, देश का गौरव भी हम भारत की बेटी है। इतिहास गवाह है, देख भारत बेटी की वीरता, दुश्मन ने भी शीश झुकाया है। दुर्गा चंडी भी हम, त्याग और बलिदान की मूरत भी हम भारत की बेटी है। वक्त आन पड़ा है फिर, उम्मीद छोड़ दूसरों से, खुद से कदम बढ़ाने का, चूड़ियां उतार तलवार उठाने का। हर बेटी के साथ हुए अन्याय का न्याय मांगने का। वक्त आन पड़ा है फिर, औरत की ताकत का दुनिया को बताने का। हम भारत की बेटी है, हम भारत की बेटी है। धन्यवाद। बहुत बेहतरीन। आप कुछ कहना चाहेंगे आदरणीय अतिथि जी? हाँ जी।
सपना जी ने हम भारत की बेटी है कविता सुनाया। हाँ, बहुत अच्छा, सुंदर कविता, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और इतनी अच्छा कविता आपने पढ़ी है। आप बहुत बहुत, ये तो एक प्रेरणादायक है सबके लिए। धन्यवाद मैम। दीदी मैं छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ मैं भी, हाँ जी। उस पर जरूर प्रतिक्रिया करना बाद में। शीर्षक है मरती है बेटियां। हर तरफ हर वक्त बेटियों की अस्मत लुट रही है। हर तरफ हर वक्त बेटियों की अस्मत लुट रही है। कहीं मार रहे तो कहीं मर रही है। सरकारें वोट बैंक के लिए चुपचाप देख रही है। बेटियां मरे तो मरे। छोटी सी रचना। हर तरफ हर वक्त बेटियों की अस्मत लुट रही है। कहीं मार रहे तो कहीं मर रही है। सरकार वोट बैंक के लिए चुपचाप देख रही है। बेटियां मरे तो मरे। सरकार लाचार करे भी तो क्या करे। सरकार लाचार करे भी तो क्या करे। हाथरस में बेटी हुई अलविदा। अभी कुछ दिन पहले बेटी का एक कांड हुआ था। हाथरस में बेटी हुई अलविदा। हरियाणा में दबंग गोली मार हुआ फिदा। हाथरस में बेटी हुई अलविदा। हरियाणा में दबंग गोली मार हुआ फिदा। देश में अब क्या हो रहा है। देश में अब क्या हो रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा अब और चिल्लाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा अब और चिल्लाओ। डिबेट ही होगा मीडिया में भी। हाँ डिबेट ही होगा मीडिया में भी। बेटी तो सहमी सहमी जी रही है इस दुनिया में। हाँ बेटी तो सहमी सहमी जी रही है इस दुनिया में। अब वो चले गए आगे। चले बताइए। अच्छा डिबेट ही हो गया मीडिया में। बेटियां तो अब सहमी सहमी जी रही है इस दुनिया में। अब ना वो कृष्ण पैदा हो रहे। अब ना वो कृष्ण पैदा हो रहे। अब ना कोई राम बनता। सभी जल्लाद दिख रहे हैं। हाँ सभी जल्लाद दिख रहे हैं। जब भी देखता हूँ मंजर अपराध का। जब भी देखता हूँ मंजर अपराध का देख कर सहम जाता हूँ। ओ जालिमों सफेद वस्त्र और भगवा पहनकर। वो जालिमों सफेद वस्त्र और भगवा पहनकर हाथ जोड़कर बस वोटी मांगोगे। हाथ पहनकर बस वोटी मांगोगे। या कभी बेटियों के ऊपर भी कोई कानून सख्त बनाओगे। या फिर कभी बेटियों के ऊपर कोई कानून सख्त बनाओगे। या फिर यूं ही मूक दर्शक बनकर बेटियों की अस्मत को लूटते हुए देखोगे। बेटियों की अस्मत को लूटते हुए देखोगे। मेरा यहाँ सवाल था दीदी इसी कविता में कि कानून नहीं है हमारे भारत सरकार का एक ठोस बेटियों पर जो एक अन्याय होता है उस पर क्या आपका विचार है। इस पर एक सख्त कानून होना चाहिए। बहुत सख्त कानून होना चाहिए। जिस तरह से बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर तो बहुत इतने सख्त कानून सरकार बनाए इसके ऊपर, ताकि वो जो है कभी भी गलत कदम ना उठाए। हमारे बेटियों का इस तरह से अत्याचार देश में उनके सामने सामने इस तरह से अत्याचार हो। पर हमारे को महिलाओं को भी बहुत सशक्त होने की जरूरत है। महिलाएं भी उसके साथ डट के, क्योंकि महिलाएं को कमजोर नहीं बन के उनको उस तरह से एक तैयार करें उस लड़कियों को भी, ताकि जो है उनके बराबर में मुकाबला करें। क्योंकि कानून से कुछ नहीं होता। कानून बनाते तो हैं और कानून को लागू कौन करता है, कोई नहीं करते। वहाँ आगे जाके वो सारी चीजें वो वही कुछ उसको अगर वो जो पकड़ लेते हैं फिर बाद में छोड़ देते हैं। तो ऐसे चीजों को तो ऐसे जो लेडीज के साथ इस तरह से अत्याचार उनको तो वही शूट कर देना चाहिए। जी बहुत आपको अवार्ड बहुत मिले हैं। अच्छा। इस अवार्ड के बारे में थोड़ा बताएंगे दीदी। आपको अवार्ड गवर्नर से अवार्ड मिले थे 2001 और 2000 गवर्नर बी रमा देवी के द्वारा अवार्ड मिला था। और हाँ 2015 में जी। भी आपको अवार्ड मिला था। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे अवार्ड का जो है किस विषय पर मिला था आपको। हाँ, ये सामाजिक कार्य के उसमें प्रशंसनीय पत्र तो बहुत सारे मिले हैं। ऐसे तो वे तो जी मैंने जी दो जी ही चीजें लिखा है, तो क्या करना। प्रशंसनीय पत्र से ही सब कुछ नहीं होता ना। हमारा समाज एक प्रशंसनीय पत्र देने से नहीं होता है। जब तक समाज को अगर उस तरह से ठोस नीतियां ना बनाए, ठोस इस तरह से जैसे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आपने देखा है यहाँ राज्यसभा में लोकसभाओं में महिलाएं कितनी हैं। पंचायतों में 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया महिलाओं को। और आज विधानसभाओं में लोकसभाओं में राज्यसभाओं में कितनी सारी महिलाएं हैं। तो आज नाम नाम के मात्र है जो महिलाएं
जो उस बात को मुद्दा को जो ठीक से जमीनी मुद्दा को नहीं उठा पाते वहाँ कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती कि महिलाएं जो वो जो है उस तरह से आगे आगे उसमें जो राजनीतिक ताकि वो कोई भी नहीं चाहती पार्टी। अगर महिलाएं अगर उस तरह से जैसे पंचायती राज में आरक्षण दिया, फिलहाल आरक्षण पंचायती राज में फिलहाल के लिए है। हाँ आपके लिए एक सवाल आया है दीदी, आपके लिए आरक्षण मिलना बहुत जरूरी है। दीदी जी आपके लिए एक मुद्दों से जुड़ के जो है लड़ाई लड़ सके। जी जी हाँ जी बताइए। आपके लिए एक प्रतिक्रिया आई है, कमेंट आया हुआ है, पूनम नेगी जी है, ये बोलते हैं नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। ये बोलते हैं नमस्ते मैडम जी, जब ये कानून पास होगा जो अभी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जब ये कानून पास हो गया था, फिर जिस कारण इसमें रोक लग गई थी, जो भी किन्नौर की बेटी होने के नाते इस लड़ाई में आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ, ये पूनम नेगी जी कहते हैं। पता नहीं क्या आवाज करें, खटपट खटपट क्या हुआ? साफ नहीं आ रहा है। अच्छा सुनो, अब आवाज आ रही जी? अच्छा सुनो, अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? ये आवाज रुक रही है, पता नहीं क्यों। हेलो, हाँ दीदी आवाज आ रही है, आपकी आ रही है, सिग्नल की थोड़ी दिक्कत होगी शायद। जाते जाते अब ये अंतिम हमारा लास्ट सवाल रहेगा दीदी। पता नहीं बार जाती उन्होंने पता नहीं क्या सुनो दीदी, मैं बता रहा हूँ, आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपने ऑन नहीं करना, म्यूट कर रहा हूँ मैं, कि जाते जाते आप किन्नौर के दर्शकों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? ये आवाज पता नहीं क्या हो गया आवाज को, ये कोई बीच में पता नहीं डिस्टर्ब आ रहा, पता नहीं आपकी आवाज में बहुत ये बीच में कोई पता नहीं क्या बोलूं, कोई बीच में कोई डिस्टर्ब आ रहा है। आप दोबारा अब आ रही है? हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ, हम अंतिम पड़ाव की ओर है, 5-10 मिनट रहेगा। जाते जाते आप किन्नौर के दर्शकों के लिए और जो अभी पंचायती चुनाव आ रहा है, इसमें आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब लास्ट जो है हमारा जो है 21 तारीख को है, और जनप्रतिनिधियों को जो आज जीत कर आए, जो अभी जीत कर आने वाले नई पंचायत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नव निर्वाचित प्रधानों को लिए मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि आप उनको आपस में मतभेद, गांव में मतभेद ना रख के सबको साथ लेके सबका विकास, सबका काम, सबका उसको आगे बढ़ाने के लिए, और सबको वो अपने जो है भेदभाव को मिटा के अपने सबको साथ लेके वो ये पार्टी के बेस पर ना काम करें, वो अपना सारे समाज को जो है जिन्होंने वोट दिया उनको तो काम करना ही, जो नहीं दिया उनको भी साथ देके गांव का हर विकास जो है हर गांव को साथ देके काम करेंगे, तभी पंचायतें आगे बढ़ेगी। जब तक पंचायतों में मतभेद होगा तो आप खुद पंचायतें कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त ग्राम सभा को सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा स्तंभ है, जो ग्राम सभा के जो मेंबर है सबसे बड़ा शक्तिशाली है। अगर वो साथ है तो प्रधान है, अगर वो साथ नहीं है तो प्रधान भी नहीं है। तो उनको जो है सारे जो ग्राम सभा के जो सदस्य है उनको साथ लेके चलना होगा, उनकी सारी जो समस्या है, जो भी काम है, चाहे गरीब गुरुबा जो भी है, उसका सबसे प्राथमिकता में काम करना पड़ेगा उनको। दीदी जी एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको करता हूँ, आपने समानता का अधिकार कहा, अब बहुत समानता का अधिकार बेटियों को मिल रहा है, बहुओं को मिल रहा है, लड़कियों को मिल रहा है, बहुत कुछ चीजें आ गई है, लेकिन अभी आधुनिक युग में, आधुनिकता में जो है कुछ जो है जो बाहर पढ़ रहे बेटियां और थोड़ा सा
वो जो परिधान में चेंज हो रहा है मॉडर्न में आगे, थोड़ा आप उस पर थोड़ा विचार करेंगे कि जो परिधान जो है जो हम कपड़े पहन रहे हैं या उसका जो मॉडलिंग की ओर जिस प्रकार से एक नया आ गया उस पर थोड़ा आप कुछ कहना चाहेंगे बेटियों के लिए संस्कार? हाँ बेटियां, सबसे बड़ी बात है जो हमारी जो बेटियां हैं, जो किन्नौर की जो बेटियां हैं जो बाहर पढ़ रही हैं, जो बाहर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, एक तो अपनी सभ्यता, अपना कपड़ा, रहना सहना, पहनना, अपनी बोली भाषा, बातचीत वगैरह, उसको हमारे को आगे कायम रखना चाहिए। कपड़े भी हमको उसी तरह अच्छे अपना एक हिंदुस्तानी की तरह जो जो पोशाक है वो उस तरह से लें। बाकी तो फर्क तो नहीं है कि लड़के, आजकल लड़के भी जीन पहनते हैं, लड़कियां भी जीन पहनती हैं, तो ऐसा पोशाक ना पहने जो अश्लील पोशाकें हैं या जो जिससे जो है लेडीज के लिए खतरा हो, बच्चों के लिए उसके जो आगे जाके फिर उस तरह से मुसीबत पैदा ना हो। तो ये चीजें को तो हमको अपने आप से ही करना पड़ेगा, अपनी बेटियों के, अपने परिवार से, हमारे को बच्चों को अपना खुद को बनाना पड़ेगा। ये हमको ही अपने परिवार, जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो माँ बाप को खुद को उसको आगे आना पड़ेगा। अच्छा दीदी एक लास्ट सवाल, अंतिम सवाल होगा, उसके बाद हम अलविदा अलविदा लेंगे। क्या महिलाओं के लिए कानून सख्त नहीं बना है भारत में? आप मानते हो कि कानून सख्त नहीं है? जिस प्रकार से निर्भया कांड का अभी तक कोई वो नहीं हुआ है, जिस प्रकार से और भी कई कांड इंडिया में होते रहते हैं, क्या सख्त कानून होना चाहिए? बहुत चीजें, बहुत सारे चीजें जो है आप अखबारों में, टीवी के माध्यम से महिलाओं के ऊपर अत्याचार, जिस तरह से मारा जाता है, जिस तरह से, किस तरह से उनके ऊपर निर्मम हत्या किया जाता है, इतनी बुरी तरह से, और उनके उनके यौन शोषण में किस तरह से हरकत करते हैं, तो वो तो कभी सहन नहीं करने वाला चीजें हैं। और वो फिर पुलिस वाले मूक दर्शक की तरह वो कुछ भी आगे एक्शन नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये अपने लोगों को बचाने के लिए काम करते हैं। उनको एक सख्त कानून, इतना सख्त कानून बनना चाहिए जो किसी भी लड़की है, किसी की बेटी है, इस तरह से जो बेचारे गरीब परिवार से बेटियां, वो तो आगे कुछ भी नहीं कर पाती हैं, तो जो सक्षम है वो परिवार भी कुछ नहीं कर पाते। मुलजिम पकड़ा नहीं जाता है, वो केस लंबा पीरियड में वो बाद में छूट जाते हैं, तो बाद में आके फिर वही गंद मचाते हैं। तो ऐसे चीजों को तो, ये चीजों में इतनी सख्त कानून होना चाहिए, इमीडिएटली उनको फांसी होना चाहिए। उनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, वो जिंदा से भी ज्यादा खतरनाक काम करके जाते हैं। उनको तो ऐसे इस तरह से उनको सजा देना चाहिए, उनको तड़पा के, ताकि उसको हर चीज का उसको याद रहे। दीदी जी आप एचपी ज्ञान विज्ञान समिति से जुड़े रहे, एचपी राज्य महिला समिति से जुड़े रहे, महिला मेंबर प्लानिंग कमीशन से जुड़े रहे, मेंबर डिस्ट्रिक्ट जो है कमेटी जो है उससे जुड़े रहे, मेंबर डीडीडी पू, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे जो डीडीपी पू के में क्या इसमें आपका कार्य? में जो है डीडीपी पू में जब मेंबर रही हूँ मैं, डीडीपी प्रशासन के साथ मिलकर हमने जो है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, उसमें हमारे जो डीडीपी, उसमें बहुत सारे हमने काम किया है, एसएचजी ग्रुप वगैरह बनाया है, और हमने एडीएम वगैरह से मिल के हमने माइक्रो प्लानिंग वगैरह बनाना, फिर गाँव में कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करना, पंचायतों में जाना, इस तरह से बहुत सारा काम हमने जो है डीडीपी के डेजर्ट डेवलपमेंट में, हमने जहाँ प्लांटेशन नहीं है वहाँ प्लांटेशन करना, दीवार बंदी करना, उस तरह से हम जो है लोगों में एजुकेट करते रहे। माइक्रो प्लानिंग पंचायत के द्वारा, ग्राम सभाओं द्वारा प्लानिंग बनाने का काम हमने जो है उसको ट्रेनिंगों में हम ट्रेनिंग देते रहे। और मेन जो हमारा फोकस था ग्रुप बनाना है, एसएचजी ग्रुप बना के गाँव में उस तरह से लोगों में एक अवेयरनेस, जागरूकता लाते थे। हाँ दीदी आप मेंबर एडवाइजर एआईआर में भी आपने काम किया है, एआईआर शिमला में, इसमें थोड़ा सा बताएंगे कि क्या क्या काम रहता है आपका इस एआईआर? ऑल इंडिया रेडियो में तो मैं बहुत बार रही हूँ वैसे, कई बार, इस बार बीच में नहीं बुलाया, नहीं तो मैं कंटिन्यू, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ था कई सालों से, तो वहां पर हमारा जो जो सुझाव लिया जाता है, वहां पर आकाशवाणी में ऐसा नहीं है। वहाँ ऑल इंडिया रेडियो में बहुत सारी चीजें, अच्छी बातें, सुझाव रखने का मौका मिलता है। जो गाँव में हम जो रेडियो है, जो पुराना जो हमारे जो रेडियो वगैरह आते हैं, खेती कृषि के बारे में रेडियो में बताते हैं, जो हमारे जो कल्चर के बारे में, तो उस तरह से जो है जानकारी जो है गाँव तक जो है रेडियो के माध्यम से जो है वो उस तरह से मैसेज जाता है। तो हम कई बार सुझाव देते कि ये चीजें यहाँ ऐसा होना चाहिए, वो
क्योंकि उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो हर कोई अपना जो तो हमारे को जो रेडियो सुनने की आदत आप लोगों में कम रही है, रुझान ज्यादा टीवी देखते हैं, रेडियो कम सुनते हैं, पर ज्यादा नॉलेज जो है रेडियो के द्वारा ही नॉलेज ज्यादा आता है, क्योंकि सारी जो प्रोग्राम जो है सरकार का जो भी कार्यक्रम है वो रेडियो के माध्यम से होता है। तो हम कई चीजें हम जो हमको लगता है ये चीजें गलत हो रहा है, तो उस चीजों को कम किया जाए, उसको ज्यादा फोकस किया जाए। फिर कई बार इंटरव्यू करवाते हैं, जो बाहर के जो आमंत्रित करते हैं उसके बारे में फोकस करें, उसके बारे में बोलने दिया जाए। उस तरह से जो है वो उस तरह से जो है आकाशवाणी में भी उसके लिए लेक्चर के लिए उस तरह से वो बुलाते हैं लोगों को, रिसोर्स पर्सन को बुला के उसकी जानकारी लोगों द्वारा बांटी जाती है। हाँ दीदी जी, मैंने आपके विकास जो भी काम है बहुत बहुत बेहतरीन से देखा है। मैं आपके कंडे शिरमौलिंग तक आया हूँ, मैं आपके कंडे में अच्छा, शिरमौलिंग। वाह वाह। हाँ जी। हाँ, आप तो मैं आपकी जी मुलाकात जी यहाँ हम टीवी हो गया, आपके रूबरू हो रहे हैं यहाँ। आपको कृपा में तो कभी देखा नहीं, आप शिरमौलिंग आए हैं। मैं आपके शिरमौलिंग हो गया, इधर वाले एक ऊपर कंडा है, नाम नहीं आ रहा, वहां तक गया हूँ मैं, बिजली अभी बोर्ड तक का रोड एक। का जाल, तो किन्नौर जो है रोड का जाल बिछ रहा है। आप कंधे तक जी हमारी जी जी। सड़कें गई हैं, और शिरमौलिंग भी आप रोड जा रही हैं। आप लोगों मैंने को मैंने दिक्कतें एक चीज देखा, बहुत बेहतरीन सौंदर्यकरण आपके रिब्बा में है। कूल की व्यवस्था सही है, बिजली पानी की व्यवस्था सही है, सड़कों की व्यवस्था सही है, मंदिरों में माइक और उसकी सुविधाएं रखी है लोगों को समझाने के लिए। बहुत बेहतरीन तरीका लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे आप आज आपसे जुड़ के और रूबरू होकर। सपना जी, आपको दो शब्द और कुछ कहना चाहेंगे हमारे अतिथि महोदय के लिए आप? जी, जी। तो धन्यवाद करना चाहूंगी मैम का ना मैम। अच्छा, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए महिलाओं को क्या क्या करना पड़ेगा, सपना जी कुछ बताएंगे आप? और सपना जी का भी सहयोग होना है महिला निर्मल के लिए, तो सपना का बहुत बड़ा सहयोग जी, रहेगा। जरूर जरूर जी। अच्छा दीदी जी, लास्ट तो सवाल जाते जाते, क्या महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए? क्या महिलाओं को राजनीति में जाना चाहिए? कई बार जो है घर के परिवार दखल करते हैं, कई बार पति पति जो है दखल करता है और वो टोकता है, नहीं ये गंदा है, यहाँ बिल्कुल माहौल सही नहीं है, राजनीति बहुत गंदी है। क्या महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए राजनीति में। महिलाओं को क्यों नहीं आना चाहिए राजनीति में? अगर महिलाएं नहीं आई तो महिलाओं का मुद्दा उठेगा कहाँ से? महिलाओं का समस्या कैसे उठेगी? महिलाओं को राजनीति में गंदा तो राजनीतिक बनाया गया है इन्होंने, गंदा। वैसे गंदा राजनीति नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एक मंच है। अगर महिलाएं अगर राजनीति में, मैं यही बात मैं यहाँ कह रही थी कि उनको विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो पंचायती राज तक ही क्यों सीमित रखा है? वहां भी तो आरक्षण दिया जाए, ताकि महिलाएं जो है महिलाओं की बात को मजबूती से उठा सके। जो भी समस्या है वहां पर मेजोरिटी होती है महिलाओं की। अभी तो नाम मात्र महिलाएं हैं राज्यसभा में, लोकसभाओं में, तो ये अच्छा तो दीदी जी एक चीज और मैं बताता हूँ, जैसे आपसे कुछ जानकारी महिलाओं ने लेना है, महिलाओं ने लेना है या बेटियों ने लेना है, तो आपसे कैसे संपर्क करेंगे? आपका कहीं कार्यालय या ऑफिस है, या फिर आपका फोन नंबर से कांटेक्ट करेंगे? एपीओ में मेरा ऑफिस है। मैं तो मेरा फोन नंबर तो सबके पास फोन नंबर पीओ में अवेलेबल मिल आपका जाता है। ऑफिस कहाँ है, बताएंगे जी? ये जैसन बिल्डिंग में है। अभी हम आने वाले समय के लिए हम पूरा किन्नौर महिला इंपावरमेंट के लिए हम बिल्डिंग भवन बना रहे हैं बहुत जल्दी। अब जगह भी ले लिया है और प्रशासन ने पूरा उसका सहयोग कर रहे हैं, पैसा भी सैंक्शन कर दिया हुआ है। तो हम बहुत जल्दी, जो इस बार कोरोना की वजह से हम शुरू नहीं कर पाए, आने वाले वक्त में आप जैसे कवि सम्मेलन वगैरह, दूसरे जो प्रोग्राम वगैरह, मीटिंग्स वगैरह, आप उसका वहाँ कर सकते हैं। हम इस तरह का प्रावधान हम रखेंगे। महिलाओं को इम्पावरमेंट बनाने के लिए हम बहुत सारी चीजें रखेंगे, खड़ियाँ, वीविंग वगैरह, उस तरह से अपना जो शॉप खोलें, अपना आत्मनिर्भर बनने के कुछ ना कुछ काम करें, वो सेल्फ निर्भर हो बनने के लिए। उसके लिए हमने जो है पूरा किन्नौर जिले में रिकांगपिओ में रिसोर्स के साथ ही एक जगह है, बहुत मुश्किल से हमने लड़ाई लड़के जगह सरकारी ली है, और हमने सेंटर से भी एनओसी लेके, पहला महिला कल्याण परिषद का जो हमने सेंटर फॉरेस्ट से हमने एनओसी लेके जगह ले ली हुई है, और सरकार ने भी इस पर सहमति देकर स्वीकृत कर दिया हो, पैसे भी हमको स्वीकृत हो गया हुआ है। और ये हम बहुत जल्दी हम जो है भवन का निर्माण करना चाहते हैं, करेंगे हम बहुत जल्दी, अब ये प्रोसेस में है।
आज हमने हमारे अतिथि जी जिन्हें हम रतनी कहेंगे, किन्नौर के रतनी है हमारे लिए। बहुत चीज़ें हमने महिलाओं के बारे में जाना, पंचायती राज के बारे में जाना, बहुत सारी हमने वार्तालाप की। और इन्होंने कहा कि वर्तमान में अगर किसी बेटी को, किसी महिला को किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो ये इनसे मोबाइल नंबर के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। और पीओ में भी एक ऑफिस रहेगा, अभी इनकी बिल्डिंग भी बन रही है। तो जब तक इनका जो है वो कहते हैं कि दे जो है हमारे प्रकृति के लिए, हम इनसे किन्नौर के लिए सहयोग मांगते रहेंगे। दीदी आप ये बताएंगे कि किन्नौर के लिए आप कब तक आप अपनी सहयोग देते रहेंगे? जब तक शरीर चलेगा, जब तक शरीर चलेगी तब तक मैं पूरा सहयोग करती रहूंगी। आज आज हमारे पेज में कम से कम 200 से लगभग लोग जुड़े थे। उनके लिए आज एमसिन पेज और एमसिन से जो जुड़े हुए दर्शक किन्नौर के अंदर में आज इस प्रोग्राम को देखते हैं रोजाना, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए भी जो मेरे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जो इसको ये उनके लिए मैं धन्यवाद करूंगी। उनको ये जो बात जो मैंने जो बात हुई है, जो भी चर्चा हुई है, जो उनको ठीक लगे तो उसको उठाएं, नहीं ठीक लगे तो उसको वहीं पे स्टॉप करें। और मैं चाहूंगी उनका सहयोग हमारे को मिलता रहे, क्योंकि हमारा जो है एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से। उनका पुरुष का भी हम उतना ही सम्मान करते हैं जितना एक महिला को करना चाहिए। मुकेश जी, आपका एक सवाल था कि आदरणीय अतिथि महोदय कब से राजनीति में जुड़े थे? जब आप शायद लेट जुड़े होंगे। ये 1969 से जुड़े थे और 2010 तक 2010 जो है ये राजनीति से जुड़े रहे, बाकी संस्थाओं से जुड़े रहे। धन्यवाद दीदी जी, आप हमारे पेज से आज आपने समय निकाला किन्नौर के लिए, धन्यवाद जी। धन्यवाद आपका भी। आपने बहुत जो है बहुत आपने जोड़ा और हमारे को और आप ये बात रखने का मौका मिला। आगे भी इसी तरह से प्रोग्राम होता रहे, ताकि मैं जी जो दीदी, आपको आगे आपस भी हम बुलाते रहेंगे। महिला दिवस हो गया, बेटी दिवस हो गया, ऐसे ऐसे दिवसों में हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे, क्योंकि वो दिवस हमारे कवियों के साथ रहता है। अगला जो आपका एपिसोड चलेगा हमारे किन्नौर की कवियों के साथ होगा। तब तक आपके लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि आप सबका भी। सपना जी धन्यवाद। सपना जी नमस्ते, शुभ रात्रि। शायद सपना जी का आवाज नहीं आ रही है, शुभ तो रात्रि सर। नमस्कार जी आप लोगों को। जी सपना जी आप भी जोड़ी रही है हमारे साथ। बिल जरूर 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 मैम। सपना जी जी जी। हाँ जी सर। सपना जी तो आप हमारे नमस्कार, साथ शुभ जोड़ी रात्रि। रही है हमारे साथ, और आप बड़े अच्छे कवि हैं। आपका हाँ जी मैम, बहुत ही बढ़िया, और आपका आपको आशीर्वाद बहुत बना रहेगा जानकारी। फिर से हमारे पे। हाँ, तो आगे से जी आप मेरे धन्यवाद बिल्कुल मैम। मैम संपर्क में रहेंगे। अपना हम रखना सब हमारे पे। मिलके काम करेंगे। हमारा और हमारे भाई जी भी मिलेंगे। हम जो भी जी मुद्दा है, जी जो जी भी काम है, जो हम आप सब मिलजुल के हम इस चीजों को हम उठाते रहेंगे। जी 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 जी। धन्यवाद सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, जी। नमस्कार, शुभ रात्रि। और भैया जी को भी नमस्ते। जी नमस्ते दीदी। तो बहुत बेहतरीन आज का ये शो रहा। हमने जाना कि किस प्रकार से आदरणीय रतन मंजरी जी ने किन्नौर में काम किया और कैसे-कैसे उन्होंने परिस्थितियों से झेला होगा। आगे ये हमेशा हमारे मंच के साथ जुड़े रहेंगे और हम ज़रूर इनको आगे के कोई भी मंच होगा तो उनके लिए हम बुलाते रहेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए। कल हम मिलेंगे। अभी पूरा हमारे को तय नहीं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय कवि संगम हिमाचल प्रदेश किन्नौर इकाई के जो है प्रभारी होंगे, जो रिटायर्ड अध्यापक है, और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे और राजनीतिक जो परिवर्तन का जो माहौल बना हुआ है अभी, तो उसके बारे में उनको जानेंगे, अनुभव जानेंगे, क्योंकि वो भी चुनाव में जीते थे। चुनाव लड़े, चुनाव में उठे थे और थोड़ा जो उनको समर्थन नहीं मिल पाया, लेकिन उनकी कविताओं को सुनेंगे, उनका जो है एक सफर के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत ही वो एक अनुभवी जो है समाज सेवक भी है। तो धन्यवाद, नमस्कार, कल तक के लिए। जय किन्नौर।